नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। जुबान अरविंद केजरीवाल की चलती है और जेब जनता की कटती है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपनी बदजुबानी की वजह से दायर मुकदमा लड़ने के लिए करोड़ों रुपए के वकील को नियुक्त कर लिया। ये बात तब सामने आई जब मशहूर वकील राम जेठमलानी ने अपनी फीस के बारे में बताते हुए दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि वो केजरीवाल का केस लड़ने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिटेनरशिप फीस लेंगे और कोर्ट में हर सुनवाई के लिए 22 लाख रुपए लेंगे। आपको ये जानकर झटका लगेगा कि राम जेठमलानी को दी जाने वाली ये फीस दिल्ली की जनता की जेब से ही कटेगी। ये नैतिकता के पैमानों से एक गिरा हुआ आचरण है और इसलिए आज हम इसका एक डीएनए टेस्ट करेंगे। पानी में बहुत ताकत होती है और कई बार पानी इतनी तेजी से बहता हुआ आता है कि आपको संभलने के लिए कुछ सेकंड भी नहीं मिलते। आज हम पानी की उस विनाशकारी ताकत का विश्लेषण करेंगे जो कभी भी 90,000 लोगों की मौत की वजह बन सकती है। ये एक ऐसे डैम का डीएनए टेस्ट है जो कुछ घंटों के अंदर एक बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही ला सकता है। इससे होने वाले विनाश की तस्वीरें ऐसी होंगी जो परमाणु बम के हमले से भी भयानक होंगी। आज हम उत्तरी सीरिया में मौजूद तबका डैम का एक वीडियो विश्लेषण करेंगे जो आईएसआईएस के कब्जे वाले क्षेत्र रक्का से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। 2014 से इस डैम पर आईएसआईएस के आतंकवादियों का कब्जा है और अब अमेरिका के नेतृत्व में अलाइड फोर्सेस वहां एयर स्ट्राइक्स कर रही हैं। इस संघर्ष की वजह से इस डैम का पानी 90,000 लोगों की खुशियों को डुबो सकता है। इसलिए इस खबर को डिकोड करना आज जरूरी है। और आज हम प्यार और नफरत का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। सुनने में प्यार और नफरत विरोधी शब्द लगते हैं, लेकिन सच ये है कि कई बार प्यार ही नफरत की बुनियाद बन जाता है। आप इसे प्यार का विरोधाभास भी कह सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि भारत में प्यार की वजह से होने वाली मौतों की संख्या आतंकवाद से होने वाली मौतों से ज्यादा है। ये एनसीआरबी के आंकड़ों से निकला एक ऐसा तथ्य है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज हम इसके आधार पर एक दिलचस्प विश्लेषण करेंगे। यहाँ बहुत से लोग ये कहेंगे कि प्यार और आतंकवाद से होने वाली मौतों की तुलना नहीं की जा सकती। इस पर हमारी सोच ये है कि प्यार से हुई मौतें एक तरह से लोगों का व्यक्तिगत नुकसान है, जबकि आतंकवाद से होने वाली मौतों की संख्या कम होने के बावजूद इनसे पूरे देश का नुकसान होता है। इसलिए सीधी तुलना संभव नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्यार से होने वाली मौतों को नजरअंदाज कर दिया जाए। ये समाज में बदलाव का एक सूचक है और इसके बारे में आज आप सबको पता होना चाहिए। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि सेना के हर जवान के पीछे भी एक सेना खड़ी होती है। त्याग, बलिदान और समर्पण की सेना का नाम है नारी। आज हम एक ऐसे वीडियो विचार के जरिए उस नारी शक्ति को सलाम करेंगे जो एक सैनिक को मुश्किल परिस्थितियों में देश के लिए खड़े रहने का साहस देती है। अंग्रेजी में आप इसे आर्मी बिहाइंड द आर्मी भी कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें देखते हैं नॉन स्टॉप न्यूज में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की पहली बैठक में आज कई बड़े फैसले हुए। आज 9वीं है तो 9 हम लोग ने निर्णय भी किए हैं। ये संजोग है। कैबिनेट मीटिंग में किसानों के 1 लाख के कर्ज माफी का फैसला लिया गया, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों द्वारा 31 मार्च 2016 तक लिया गया कर्ज माफ होगा। इस फैसले के बाद प्रदेश में 86 लाख किसानों का कर्ज माफ होगा। जो ऋण माफ किया है वो है 30 करोड़ 739 करोड़ रुपए की है। 30729 करोड़ 30,729 करोड़। कैबिनेट ने अवैध बूचड़खाने पर पाबंदी को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा गाजीपुर में मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है। कैबिनेट ने अपराध भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में अवैध खनिज कारोबार पर जीओएम, पलायन रोकने के लिए नई उद्योग नीति, आलू की पैदावार के लिए कमेटी और 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का भी फैसला हुआ। यूपी में योगी सरकार के किसानों की कर्ज माफी के फैसले को पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने धोखा करार दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, वादा पूर्ण कर्ज माफी का था, किसी सीमा का नहीं। 1 लाख की सीमा से करोड़ों किसान ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये गरीब किसानों के साथ धोखा है। कांग्रेस ने फैसले को अधूरा करार दिया। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कर्ज माफी का, फसली कर्ज माफी का वादा अधूरा सत्य है। अच्छा कदम है परंतु अर्ध सत्य है।
योगी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, सरकार किसानों की उम्मीदों पर खरी उतरी है। संकल्प पत्र था, वो हमारा वादा नहीं था, वो हमारा संकल्प था और उस संकल्प को आज जमीन पर उतारने के लिए पहली कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के सीमांत और लघु कृषकों के कर्जे के माफी के फसली कर्जे के माफी के बारे में हम लोगों ने फैसला ले लिया है। उधर कर्ज माफी पर ज्यादातर किसान सरकार के फैसले से खुश हैं। लेकिन इस सरकार ने बनते ही अपने वादे को पूरा किया, इससे बढ़ के खुशी हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। सरकार का जो निर्णय है, अभी आप लोगों के द्वारा हमें जानकारी मिली, 1 लाख तक की कर्ज माफ किया है गवर्नमेंट ने। इससे किसान जो दबे हुए थे, कुचले हुए थे, परेशान थे कर्ज से, वो उभर आएंगे। 3 तलाक और रोजाना निकलने वाले फतवों के खिलाफ आज कुछ मुस्लिम महिलाओं ने यूपी की महिला और बाल विकास मंत्री रीता बहुगुणा जोशी से मुलाकात की। मुलाकात में इन महिलाओं ने शादियों के रजिस्ट्रेशन, तलाक के बाद मेंटेनेंस और महिलाओं की सुरक्षा जैसी मांगों की एक सूची सौंपी। 3 तलाक के मुद्दे पर महिलाओं ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने की मांग की। संगठित रूप में महिलाओं ने आवाज उठानी शुरू कर दी है और ये 3 तलाक के मामले में और खुला के मामले में उनकी अपनी अलग सोच है। हमारी मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप पहले उनसे बात करके उनकी सारी जो मांगे हैं उनको देखिए, फिर हम लोग उस पर विचार करेंगे। इस बीच एक महिला ने चिट्ठी के जरिए खुद को तलाक दिए जाने के मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से दखल देने की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के साथ तनाव कम करने के लिए अमेरिकी मध्यस्थता की पेशकश को खारिज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निकी हेली के बयान पर भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान से बातचीत पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। यूएन में अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के बीच शांति प्रक्रिया में शामिल होकर इसे सुलझाना चाहते हैं। I think that will be something that you will see members of the National Security Council participate in, but I also wouldn't be surprised if the president participates in that as well. भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश को अमेरिका के रुख में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका अब तक दोनों देशों के बीच दखल न देने की बात कहता रहा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ तनाव कम करने के लिए अमेरिकी मध्यस्थता की पेशकश को खारिज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निकी हेली के बयान पर भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान से बातचीत पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। यूएन में अमेरिकी राजदूत निकी चीन के विरोध के बावजूद तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश यात्रा आज से शुरू हो गई। दलाई लामा सड़क के रास्ते बोमडीला पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा पर चीन के विरोध पर भारत ने आज कहा कि भारत चीन के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देता है, लिहाजा चीन भी भारत में दखलंदाजी न करे। चीन के लोगों का जो भी मंशा है हम उसका कदर करते हैं और हम ये भी उम्मीद करता है कि हमारा अंदरूनी मामले में चीन की तरफ से भी दखल अंदाज नहीं होना चाहिए। चीन ने दलाई लामा के अरुणाचल दौरे पर भारत को संबंध बिगड़ने की चेतावनी दी थी। दलाई लामा बोमडीला से दिरांग, लुमला और तवांग जाएंगे। तवांग अरुणाचल के सबसे पवित्र मठों में से एक है। हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने निर्णय लिया कि उनको तवांग एट एनी कॉस्ट जाके मिलना है, वहाँ के लोगों को, तवांग और वेस्ट कामेंग के लोगों को मिलना है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा निर्णय लिया है। चीन ने दलाई लामा को नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव में बुलाने पर भी ऐतराज जताया था। बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस में सरकारी खजाने से बिल की अदायगी का प्रस्ताव गैर कानूनी है। आरोप है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल की पैरवी करने वाले वकील राम जेठमलानी को 3 करोड़ 42 लाख रुपए की फीस सरकारी खजाने से देने के लिए लॉ डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी थी। इस मामले में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सॉलिसिटर जनरल से राय मांगी है। हालांकि आम आदमी पार्टी की दलील है कि बीजेपी का आरोप ईवीएम से छेड़छाड़ से ध्यान भटकाने के लिए है। ये प्रशासन के नियमों को सम्मत नहीं है और ये दिल्ली के सामान्य नागरिक पर डाका है। ये लोग बड़ी बुरी तरह से फंस गए हैं। ईवीएम का घोटाला सामने आने के बाद इनके पास कोई जवाब नहीं बच रहा। सारा का सारा मुद्दा इन्होंने पलटने के लिए कोशिश की है। इनको जवाब देना चाहिए ईवीएम में घोटाले में क्या हुआ। इसी बीच जेठमलानी ने कहा है कि वो केजरीवाल से फीस नहीं लेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रामनवमी समारोह की मंजूरी न देने पर कोलकाता के साउथ दमदम म्युनिसिपैलिटी को कड़ी फटकार लगाई और तुरंत पूजा की इजाजत देने का आदेश दिया। लेक टाउन रामनवमी पूजा समिति की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि साउथ दमदम म्युनिसिपैलिटी एक वर्ग को पूजा करने की इजाजत देने में सुस्त, अनमना और बलपूर्वक रवैया अपना रही है। जब तक असंतुष्ट पक्ष कोर्ट नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। रोकने का क्या मतलब है हमको मालूम नहीं पड़ा कि क्या मतलब हो सकता है।
लेकिन ये बात है कि हमको लगता है इसमें कुछ पॉलिटिकल वो है जिसके कारण ये सब कर रहा है। उधर पूरे बंगाल में रामनवमी उद्यापन समिति के बैनर तले कल आरएसएस बड़े पैमाने पर रामनवमी समारोह मनाएगी। लेकिन आरएसएस के कार्यक्रमों पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ दंगे की भाषा समझती है। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप जल्द ही डिजिटल पेमेंट सेवा की शुरुआत कर सकता है। व्हाट्सएप की शुरुआत भारत से ही कर सकता है। फरवरी में व्हाट्सएप के को-फाउंडर ब्रायन एक्टन ने संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की थी। मुलाकात में भारत में डिजिटल कॉमर्स को लेकर बातचीत हुई थी। भारत व्हाट्सएप का सबसे बड़ा बाजार है।